बैठे हुए हैं, एक दिन का अनशन चल रहा है और इसमें हम आप तमाम लोगों को बताना चाहते हैं कि आखिर ये भूख हड़ताल करने की ज़रूरत क्यों पड़ गई हम लोग को। हम सब ने देखा है कि किस तरीके से पिछला जो बजट आया था, जिसमें सरकार ने ये ढोल नगाड़े के साथ ये घोषणा की थी कि नीतीश कुमार का जो बजट है वो चाहे शिक्षा में हो, स्वास्थ्य में हो या ओवरऑल बजट, सरकार ने कहा था कि ये अब तक का सबसे बड़ा बजट है। तो बजट पास किया गया, स्वास्थ्य पे बजट पास हुई और उसके बाद अभी जब कोविड महामारी का दौर आया उस समय सरकार ने विधायकों की अनुशंसा से जो राशि खर्च होती है विधानसभा के अंदर, मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना का जो मद होता है, उससे 2 करोड़ की राशि बगैर किसी विधायक से बात किए, बगैर किसी विधायकों का जो दल है उनसे बात किए, बिना नेता प्रतिपक्ष से बात किए, अचानक से उस राशि को अधिग्रहित कर लिया सरकार ने। ये कोविड महामारी का समय है और निश्चित तौर से जो जनता का जो ज़िंदगी है वो हमारे लिए सबसे अहम है और इसलिए हम तमाम लोगों ने, हमारी पार्टी ने इस कदम का समर्थन किया। हमने कहा कि ठीक है, आपने 2 करोड़ रुपए ले लिया तो अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ हमने ये भी मांग उठाई कि अलग अलग विधानसभाओं में स्वास्थ्य व्यवस्था जिस तरीके से चरमराई हुई है, जिस तरीके से स्वास्थ्य उपकेंद्र से लेकर के अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र या जिला अस्पताल या अनुमंडल अस्पतालों का जो स्थिति है, हमारी ये मांग सरकार से है कि उसके ऊपर ये जो 2 करोड़ की राशि ली गई है सरकार की तरफ से, तो 50% उसका, कम से कम 50% यानी 1 करोड़ रुपए आप अलग अलग विधानसभाओं में खर्च कीजिए। वहाँ के जो अस्पतालों की बुनियादी व्यवस्था वहाँ पे नहीं है उसमें खर्च किया जाए। सरकार से हमने ये भी मांग उठाई, लेकिन नीतीश सरकार आम तौर पे जिस तरीके से जनता की बात को नहीं सुनती है, जैसे विधायकों की बात नहीं सुनी जा रही है, इस तरीके से हमारी इस बात को भी, इस मांग को भी सरकार ने अब तक अनसुना करके रखा हुआ है। हमने देखा कि पालीगंज के तमाम जो अस्पताल हैं, पंचायत स्तर पे जो स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं या अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र हैं, पीएचसी हैं यानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, अनुमंडल अस्पताल हैं, इन तमाम जगहों की स्थिति कैसी है आज। और इसीलिए ये मांग बहुत ज़रूरी है कि हम सरकार से ये कहें कि आप अपने बजट से अगर आप एलोकेट नहीं कर रहे हैं तो जो पैसा पालीगंज विधानसभा की जनता के विकास के लिए खर्च होना था, उस पैसे का एटलीस्ट कम से कम 50% आप पालीगंज में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए खर्च कीजिए। ये हमने सरकार से मांग उठाई है। साथियों, पिछले 3-4 दिनों में हम लोगों ने पालीगंज के तमाम ऐसे इलाकों में हम लोग गए और हमने देखा कि वहाँ की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, जो निचला ढांचा उसका है, उसकी क्या दशा है। अब देखिए कि जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, अक्सर 99% जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वो चलने की स्थिति में नहीं है। वहाँ पे एएनएम अगर अलॉट भी है तो एएनएम वहाँ पे आ नहीं रही हैं। अधिकांश का भवन जो है वो या तो जर्जर हो चुका है, ख़त्म हो चुका है या ढह चुका है, और जो कुछ गिने चुने भवन बचे भी हुए हैं वहाँ पे भी कोई इंतज़ाम नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, कभी एएनएम जाती नहीं है। यही स्थिति अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की है। जैसे भरतपुरा का हमने देखा अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का क्या दशा है। पीछे का हिस्सा पूरा खंडहर हो चुका है और जो बचा हुआ हिस्सा है उसमें डॉक्टर या एएनएम मुश्किल से कभी आते हैं और लोकल एरिया में किसी को पता नहीं है कि यहाँ पे कोई अस्पताल है या हमें तबीयत भी ख़राब होगी, छोटी मोटी कोई बीमारी हो जाएगी, अगर किसी को बुखार लग जाएगा तो किसी को नहीं यकीन है कि वहाँ पे कोई इंतज़ाम होगा, कोई वहाँ पे दवाई मिल सकती है। इसलिए सरकार से हम ये चाहते हैं, और यही कमोबेश स्थिति हर जगह की है, सारे अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति ऐसे ही है। इसलिए हमने सरकार से ये मांग उठाई कि ये आप आधे पैसे को, जो उस जनता का पैसा है, जनता के टैक्स से बना हुआ पैसा है, उस पैसे को आप वहाँ खर्च कीजिए। ये हमने सरकार से मांग उठाई। दूसरी बात थी कि 3 करोड़ की रकम में से 2 करोड़ सरकार ने अधिग्रहित किया। जो बची हुई राशि है उसमें से तमाम विधायकों ने जो अनुशंसा किया है कोरोना महामारी से लड़ने के लिए, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए, एम्बुलेंस के लिए, या कहिए कि तमाम अन्य उपकरणों के लिए जो हम लोगों ने रेकमेंड किया है, जो अनुशंसा हम लोगों ने सरकार को लिख करके दिया है, 12-15 दिन हो गए लेकिन आज तक सरकार की तरफ से कोई पहलकदमी नहीं की गई। ये नियम बना के रखा गया है कि 1 लाख से ज़्यादा की खरीदारी होगी तो सरकार उस पर टेंडर निकालेगा। तो अगर एम्बुलेंस के चलते लोगों की मौत हो रही है, अगर ऑक्सीजन सिलेंडर के चलते लोगों की मौतें हो रही है, तो सरकार को इतना लाल फीताशाही, इतना नौकरशाही में उलझा करके इसको लेट करने का कोई तर्क नहीं है। लेकिन पिछले 12-15 दिन हो गए जब मैंने खुद पालीगंज के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर और एम्बुलेंस का रिकमेंडेशन दिया था,
लेकिन आज तक उसका कोई इंतज़ाम नहीं हुआ। जब आप फ़ोन कीजिए अधिकारियों को तब ये कहा जा रहा है कि हम सर अगला विभाग में भेजे हुए हैं, इसका टेंडर निकलेगा तब देखेंगे सर। ये जो रवैया सरकार का है ये साफ साफ दिखा रहा है कि जनता के जो सबसे ज़्यादा अर्जेंट चीज़ें हैं उसको लेकर के भी सरकार का कोई संवेदनशीलता सरकार की तरफ से नहीं है। तो ये हमारी मांग है कि जो भी विधायकों की बची हुई राशि है उस राशि से जो भी अनुशंसा की गई है, खास करके इस समय कोरोना महामारी के टाइम पे ऑक्सीजन सिलेंडर हो या एम्बुलेंस हो, सरकार को तत्काल उसको मुहैया करवाना चाहिए, उन उपकरणों को खरीद करके वहाँ पे देना चाहिए। तीसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम सब ने देखा कि तमाम पूरे बिहार के अंदर ऑक्सीजन की किस तरीके से किल्लत हुई, और इसलिए भाकपा माले के हम तमाम विधायकों ने सोचा कि सरकार से अपने इलाके में कम से कम हम एक ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत करने की अनुशंसा कर सकते हैं। वो उस क्षेत्र की जनता का पैसा है और उस पैसे से हमने रिकमेंड किया, हमारे विधायक तमाम विधायकों ने रिकमेंड किया कि उनके इलाकों में ऑक्सीजन का प्लांट लगाया जाए। सरकार ने उस रिकमेंडेशन को, उस अनुशंसा को खारिज कर दिया है। सरकार का तर्क है कि हमारे यहाँ ये प्रावधान नहीं है। अगर उस रकम में जो बचा हुआ रकम उस क्षेत्र का है, उस रकम से एक ऑक्सीजन प्लांट लग जाए और उस पूरे क्षेत्र के साथ ही साथ आसपास के इलाके के अगर लोगों को ऑक्सीजन उसके चलते सप्लाई होने लगे, सिलेंडर वहाँ से रिफ़िल किया जाने लगे, तो ये तो बेहतर तरीका हो सकता है। लेकिन सरकार न तो अपनी तरफ से कोई सुनवाई कर रही है, न तो अपनी तरफ से कोई प्लांट लगाने की तैयारी कर रही है उन इलाकों में, और ना ही जो विधायकों की अनुशंसा से जो प्लांट लगने थे उनको भी मना कर दिया गया है। तो ये साफ साफ दिख रहा है कि नीतीश कुमार की जो सरकार है वो पूरी प्रक्रिया में इस पूरे कोरोना महामारी के समय में और ज़्यादा तानाशाही रवैया अपनाई हुई है। ये भी हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से पटना शहर के अंदर जो अस्पताल हैं, उन अस्पतालों के बाहर बेड और ऑक्सीजन के चलते, उनकी कमी के चलते लोग तड़प करके जान उनकी जा रही थी। ऐसे समय में ये ज़रूरी था कि जो तमाम निचली व्यवस्थाएं हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, उनको दुरुस्त किया जाए। पालीगंज अनुमंडल अस्पताल की अगर कहानी आप देखिए तो वो अनुमंडल अस्पताल का एक तो भवन नहीं है, वो पूरा अनुमंडल अस्पताल जो है वो पालीगंज पीएचसी के बिल्डिंग में चलाया जा रहा है। पीएचसी के बिल्डिंग में भी उसका जो 80% हिस्सा है वो ध्वस्त हो चुका है, वो गिर चुका है, और जो 2 क्वार्टर बने हुए हैं डॉक्टर्स के रहने के लिए, उसी में सिर्फ इलाज करना आज के समय में संभव है। जहाँ पे 40 डॉक्टर चाहिए वहाँ पे 6 डॉक्टर से काम चलाया जा रहा है। एएनएम की वैसे ही किल्लत है। तो सरकार जब तक निचले स्तर पर जाकर के स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त नहीं करेगी, जब तक उसका भवन निर्माण, वहाँ डॉक्टर का अलॉटमेंट, वहाँ और अन्य मेडिकल स्टाफ का अलॉटमेंट, साथ ही साथ तमाम जो उपकरण हैं उसको जब तक सरकार नहीं देगी, तो आप समझिए कि स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के सरकार संवेदनशील नहीं है। और ये साफ साफ दिख रहा है कि एक पूरी प्लानिंग के साथ नीतीश सरकार ने पिछले 15 सालों के अपने कार्यकाल के दौरान पूरे बिहार की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको ख़त्म करने की कोशिश की है, उसको कमज़ोर कर दिया गया है। कारण यही है कि सरकार चाहती है कि जो गरीब जनता है, जो आम जनता है, वो अब सरकारी अस्पतालों की तरफ नहीं बल्कि जो प्राइवेट अस्पताल हैं, प्राइवेट नर्सिंग होम हैं और जो महंगे महंगे अस्पताल हैं उनकी तरफ लोग जाएं। और इसलिए सरकार और प्राइवेट अस्पतालों के बीच एक सीधा गठजोड़ हम लोग को देखने को मिल रहा है। इसी कोविड महामारी के समय हमने देखा कि पटना के तमाम प्राइवेट अस्पताल जो थे उनकी प्राथमिकता में कहीं से भी कोरोना पेशेंट का सही तरीके से इलाज करके उनको दुरुस्त करना नहीं था। उनकी प्राथमिकता में था कि कैसे हम मरीज से, उसके पेरेंट्स से अधिक पैसा लूट सके। जैसे ही पैसा उनको लगता था कि अब ज़्यादा पैसा हम ले चुके हैं, तब किसी न किसी बहाने से उनको पीएमसीएच या एनएमसीएच में रेफ़र कर दिया जाता था, ये कह कर के हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। और वो वही बेड जो खाली होता था रेफ़र करने के बाद, उसी बेड पर दोबारा से वो किसी नए पेशेंट को लेते थे और फिर से उगाही शुरू होती थी। इस पूरी प्रक्रिया को लेकर के सरकार को कई बार, अधिकारियों को कई बार सूचना देने के बावजूद सरकार इन तमाम चीज़ों को लेकर के कहिए कि मूक दर्शक बनी रही। और हमने हाल फिलहाल में देखा कि किस तरीके से पारस अस्पताल के अंदर इतना एक जघन्य और इतना एक मतलब झकझोर देने वाला एक खबर आ रहा है, जहां एक कोरोना पेशेंट महिला के साथ गैंग रेप की खबर आ रही है। तो ये अस्पतालों का इतना हौसला कैसे बढ़ जाता है? असल में सरकार नीचे की जब तक स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त नहीं करेगी, जब तक प्राइवेट अस्पतालों के खिलाफ
सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी, जब तक वो कैसे चलेंगे, वो कितना पैसा लेंगे, जब तक इसे लेकर के सरकार की तरफ से कोई बढ़िया तरीके से रूल और रेगुलेशन नहीं बनेगा, उनकी पूरी प्रणाली को जब तक सरकारी नियंत्रण में नहीं लाया जाएगा, तब तक समझिए कि इसी तरीके से मरीजों की जान जाती रहेगी। उनको घर द्वार बेच करके, ज़मीन बेच करके अपना इलाज करवाते रहना पड़ेगा, और जो निचले स्तर पर जो अस्पतालों की बुनियादी व्यवस्था है वो इसी तरीके से चरमराई रहेगी। इसीलिए आज भाकपा माले के तमाम विधायक अपने अपने जगह से लोग भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, एक दिवसीय अनशन पे हम लोग बैठे हुए हैं, और हमारी यही मांग है सरकार से कि आप इस कोरोना महामारी के समय में जो विधायक निधि का पैसा है उसको अधिग्रहण जो आपने किया है, अधिग्रहण का विरोध नहीं है, बल्कि अब उसके बाद उस पैसे से आप लोकल इलाकों में जिस क्षेत्र का पैसा आपने लिया है उस क्षेत्र में उस पैसे से आप वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त कीजिए और इसको पारदर्शी बनाइए। आप जनता को बताइए, आप विधायकों को बताइए कि हमने पैसा कहाँ खर्च किया। तो क्योंकि हमने देखा है कि पिछले साल जो कोविड महामारी के समय में गवर्नमेंट ने 50 लाख रुपए प्रति विधानसभा से जो अधिग्रहित किया, उस पैसे का कोई हिसाब किताब नहीं है। किसी विधायक को कहीं पता नहीं है कि वो पैसा 50 लाख जो हमारे क्षेत्र से लिया गया है वो हमारे क्षेत्र पे खर्च हुआ या नहीं हुआ। तो इसीलिए शासन व्यवस्था में पारदर्शिता बहुत ज़रूरी है। शासन प्रक्रिया जो होती है उसमें लोकतांत्रिक तरीका अपनाना बहुत ज़रूरी है, और हमें लगता है कि नीतीश कुमार इन दोनों ही प्रक्रियाओं से, वो चाहे लोकतांत्रिक प्रक्रिया हो या पारदर्शिता हो, दोनों ही प्रक्रियाओं से बिहार की शासन व्यवस्था को पूरी तरीके से मुक्त करना चाहती है, और उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पे आज धरना पे हैं। निश्चित तौर से आने वाले दिनों में इस बात को लेकर के लड़ाई हम और तेज़ करेंगे। पूरा महागठबंधन इस मुद्दे पर एकजुट है, और हम चाहते हैं कि इस तरीके से विधायकों का जो अधिकार है, उस क्षेत्र की जनता का जो अधिकार है, उसको बाईपास करके सरकार अपनी मनमानी जनता के ऊपर न थोपे। यही हम आज कहना चाहते हैं, और इसी संदर्भ में आप तमाम लोगों के सामने लाइव हम आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।